हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी। आई होप सभी स्वस्थ हो गए, सही हो गए। मैं राहुल कुशवाहा आपके लिए पहला वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि रिक्वायरमेंट थी, सभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो ये मेरा पहला टॉपिक पे दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पहला टॉपिक दिया है कैटालिसिस, जो बीएससी पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। वीडियो के एंड में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, आप डिस्कस करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटालिस्ट, सबसे पहले बात आती है कि कैटालिस्ट होते क्या हैं, इनका यूज क्या है कैटालिस्ट का। तो मेनली कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर प्रोसीड नहीं हो पाती या प्रोसीड होती हैं, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम हो पाता है। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा सब्सटेंस को यूज करते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट भी हमको लार्ज अमाउंट में मिलता है। ठीक, जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पर लिखा हुआ है कैटालिस्ट कि दोज सब्सटेंस विच alter means change the rate of reaction are called catalyst and this phenomena is known as catalysis। और इस फिनोमिना को हम लोग, इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैटालिसिस बोल सकते हैं। कैटालिस्ट फिर से एक बार देख लीजिए, कैटालिस्ट होते क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट मींस यहाँ स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। चेंज मींस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। अब कुछ टर्म यूज किए गए हैं जो इस चैप्टर में यूज किए जाते हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रिएक्शन दे देगा, कहेगा कि बताइए इसका ये जो कैटालिस्ट है ये कैसा कैटालिस्ट है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका कैटालिसिस कौन सी है, पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव नाम से समझ में आ रहा है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेंगी, ये इंक्रीज करते हैं, ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखा भी है देखिए आप, दोज सब्सटेंस विच एक्सेलरेट ब्रैकेट में इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट and this phenomena is called positive catalysis। और इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि पोटेशियम क्लोरेट का जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, और जो इसमें MnO2 यूज किया गया है ये कैसा है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। ठीक, Mn मैग्नीज अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए वो हमेशा पॉजिटिव कैटालिस्ट का फंक्शन ही करता है मेनली। इसके बाद नेक्स्ट जो देख रहे हैं आपका नेगेटिव कैटालिस्ट है। सेम जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव कैटालिस्ट का। पॉजिटिव कैटालिस्ट में आपने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को केवल इंक्रीज करते थे, और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, जस्ट उसका अपोजिट, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। बहुत अच्छा आपने देखा कि लिखा भी हुआ इसमें कि दो सब्सटेंस विच रिटार्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस। ये नेगेटिव कैटालिस्ट है। इसका इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल दिया गया है आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग खुले में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बनाती है। ये फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला लिखा है COCl2, और ये फॉस्जीन गैस जो होती है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था एनेस्थीसिया के लिए, लेकिन अब इसका यूज बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस गैस फॉर्म करती है फॉस्जीन। तो इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम लोग एथिल अल्कोहल में मिक्स करके क्लोरोफॉर्म को रखते हैं, जिसकी वजह से इसका रेट जो होता है, रिएक्शन का रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और फॉस्जीन कम से कम फॉर्म होती है। ठीक है, आप इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस सबसे सिंपल है और सबसे अच्छा होता है कि ऑटो कैटालिसिस में आप देखेंगे कि किसी एक रिएक्शन में प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट कैटालिस्ट का फंक्शन यहां पर करता है। देखिए लिखा भी है कि दैट सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एंड एक्ट एज अ कैटालिस्ट आर कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट एंड द फिनोमिना इज नोन एज ऑटो कैटालिसिस। आप यहाँ देख सकते हैं इथाइल एसीटेट का हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराई हुई है, और इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या फॉर्म हुआ है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। स्टार्टिंग में ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, लेकिन जैसे ही एसिटिक एसिड फॉर्म होता है ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होने लगती है, और एसिटिक एसिड यहाँ पर ऑटो कैटालिस्ट का फंक्शन करता है।
नेक्स्ट जो है आपका वो है इंड्यूस कैटालिसिस। इसका यूज ज्यादा नहीं होता है और एग्जाम में भी बहुत कम पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब कोई भी एक रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती या बहुत ही स्लो होती है तो उसको किसी दूसरी रिएक्शन के थ्रू हम लोग कैटालाइज कराते हैं, जिसके बाद वो जो स्लो रिएक्शन थी वो फास्ट होने लगती है। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन वन रिएक्शन कैटालाइज द अदर रिएक्शन द फिनोमेना इज कॉल्ड इंड्यूस कैटालिसिस। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर जो रेड कलर से दिखाया गया है पूरी इसमें वीडियो में वो सारे कैटालिसिस का फंक्शन शो कर रहे हैं। जैसे कि देखिए सोडियम सल्फाइड का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शन को एक साथ मिक्स कर दें तो फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो सेकेंड रिएक्शन को कैटालाइज कर देती है और ये रिएक्शन फास्ट होने लगती है, जिसकी वजह से सोडियम सल्फाइड के साथ ही सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीडेशन होने लगता है और सोडियम सल्फेट एंड सोडियम आर्सेनेट दोनों ही फॉर्म हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, ऑटो कैटालिस्ट फिर से आ गया था, आपने पढ़ चुके हैं इसको। अब यहाँ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजें इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक में दी गई हैं। जैसे कि देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। मास, उसके मास में कोई चेंजमेंट नहीं आता। और मास के यहाँ समझना चाहें जैसे केमिकल कंपोजिशन, जैसे सपोज दैट कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अगर हम लोग ले लें तो जैसे डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं और डाइल्यूट H2SO4 का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो 98 होता है और रिएक्शन के एंड में फिर से हमको वो H2SO4 फॉर्म मिलेगा उसी फॉर्म में और उसका भी मॉलिक्यूलर मास 98 ही होगा और उसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में H2SO4 था और रिएक्शन के एंड में भी वो H2SO4 ही होगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कैटालिस्ट इज जनरली सफिशिएंट टू कैटालाइज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिएक्शन। एक स्मॉल अमाउंट, बहुत ही पिंच ऑफ कैटालिस्ट वेरी यूजफुल टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में भी कैटालिस्ट अच्छे से फंक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैटालिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि कैटालिस्ट जो होते हैं वो कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट नहीं करते हैं, वो बस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि द कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की यहाँ बात आई है तो इक्विलिब्रियम मेनली कौन सी रिएक्शंस में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने देखा होगा दो रिएक्शंस होती हैं, एक को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, एक को बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो जब कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं तो जितने अमाउंट से या जितने पावर से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को अफेक्ट करेगा उतने ही पावर से वो रिवर्स रिएक्शन को भी अफेक्ट करेगा। दैट इज इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कैटालिस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक वर्ड यहाँ यूज इसलिए किया गया है कि हर एक रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट भी अलग अलग यूज होते हैं, इसीलिए बोला गया है स्पेसिफिक इन नेचर। मैंने आपको बताया कि पाउडर फॉर्म जो होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म में ज्यादा कवर करता है और जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा और एक्टिविटी इसीलिए बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल भी दिया गया है कि घर में जब सब्जी बनाते हैं तो हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं वो सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में ना यूज करके पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म अगर हम लोग जैसे सब्जी बनाते हैं तो पाउडर फॉर्म डालते हैं तो वो एरिया ज्यादा कवर करता है और जल्दी ही वो डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम लोग सॉलिड यूज करेंगे तो एरिया उसका कम होगा, वो देर से डिसॉल्व होगा और इसीलिए उसका क्या वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा।
7 नंबर आप देख सकते हैं कि कैटालिस्ट हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस टेम्परेचर पर, हर एक कैटालिस्ट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए हर एक कैटालिस्ट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात आती है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। अब हम लोग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अभी सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, अब प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसेस देखिए यहाँ पर कैटालिसिस है। कैटालिसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस या 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इनको। कौन कौन से? होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए बता दूं, आपने 12th में पढ़ा होगा समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण। ठीक है, तो होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर इन सेम फेज। दोनों ही कैसे होते हैं? सेम फेज में होते हैं। फेज की बात अगर मैं करूं तो फेज हमारे वही होते हैं जो आप लोग मेनली जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस का। फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर इन सेम फेज। देखिए आप नीचे एग्जांपल दिया गया है। आपने इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा। 12th में सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करने की ये लेबोरेटरी मेथड होता था, उसमें इसका यूज किया जाता था, और इंडस्ट्रियल मेथड में भी इसी रिएक्शन से आगे हम लोग प्रोसीड कराते थे। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट NO। और देख सकते हैं आप कि सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फेज में होती है, ऑक्सीजन भी गैसियस फेज में है, और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी कैसा है? गैसियस फेज में। ठीक है, तो अब ये देखिए तीनों ही हमारे कैसे हैं? गैसियस फेज में है। इसलिए रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर इन गैसियस फेज, दैट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? आपको 4 रिएक्शंस दे रखी होंगी। 4 रिएक्शंस में आपसे ऐसी तरीके से दिया जाएगा और पूछा जाएगा विच वन shows homogeneous catalysis। तो आप इसी तरीके से फेज को देखकर उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए जस्ट बगल में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जस्ट अपोजिट होता है होमोजीनियस कैटालिसिस का। इसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर इन डिफरेंट फेज। दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट फेज में होते हैं। जैसे कि रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो कैटालिस्ट गैसियस में होगा, या रिएक्टेंट गैस में है, कैटालिस्ट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, कुछ भी, लेकिन फेज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे कि देखिए इसमें दिया गया है कि दोनों ही रिएक्शन में गैस दे रखे हैं और रिएक्टेंट हमारे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कैटालिस्ट जो है वो प्लेटिनम लिया गया, और प्लेटिनम कैसा होता है? सॉलिड होता है। इसीलिए ये हमारा कैसा है सिस्टम? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों का जो ग्राफ एग्जाम में दे रखा होता है, 4 ग्राफ आपके बन के आएंगे। उन ग्राफ में आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा एंडोथर्मिक का कर्व है और कौन सा एक्सोथर्मिक का कर्व है। तो पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। आप सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इनको लर्न करने का या समझने का अच्छा तरीका ये होता है कि एंडो इज साउंड लाइक इंटर। देखिए एंडो साउंड लाइक इंटर, और इंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, यानी कि आना। ठीक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में हीट क्या होती है? वो इंटर करती है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो हीट एब्जॉर्ब जिसमें होगी वो रिएक्शंस क्या कहलाती है? हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऑलवेज हीट एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज साउंड लाइक एग्जिट। एग्जिट मीन क्या होता है? बाहर निकलना, यानी बाहर की ओर। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो भी हीट होगी वो हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, बाहर जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन साउंड लाइक एग्जिट, हीट इवॉल्व होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन साउंड लाइक एंटर, तो यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है,
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आप एंडोथर्मी रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो कर्व है वो हाई होता है, और एक्सोथर्मी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व जो होता है वो लो होता है। आपको बस यही याद रखना है, और इसको ग्राफ को एक बार देख लीजिएगा बस। अब बात आती है कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि रिएक्टेंट की रेट को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने का काम कौन कर रहा था, कैटालिस्ट। ठीक, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिस्ट की पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ठीक, ये चीजें पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वर्किंग क्या होती है कैटालिस्ट की। आप यहाँ देख सकते हैं ये निकल एक कैटालिस्ट लिया गया है, उसका एग्जांपल भी दिया गया है, और इसी के थ्रू मैं आपको इस कैटालिस्ट की वर्किंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आप ये कॉर्नर्स देख रहे होंगे जहां पर ये डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं ढेर सारी, और यहाँ पीक लिखा हुआ है और ये कॉर्नर्स भी लिखा हुआ है। ठीक, तो यहीं पर देखिए ये जो डॉटेड लाइंस होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसीज कहते हैं या एक्टिव साइट कहते हैं। क्या होता है कि जब भी हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं किसी रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इन्हीं एक्टिव सेंटर्स पर आकर अटैच्ड होते हैं, और अटैच्ड होने के बाद में वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद में फर्दर इनका सरफेस कैटालिस्ट के सरफेस को रिमूव कर देते हैं। तो कैटालिस्ट का मेन फंक्शन ये होता है, वो रिएक्टेंट को एक एक्टिव सरफेस प्रोवाइड कराता है। रिएक्टेंट को क्या प्रोवाइड करता है, एक्टिव सरफेस। एक्टिव सरफेस में क्या होता है, जितने भी रिएक्टेंट्स यहाँ अटैच्ड होंगे वो अटैच्ड होकर आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद में वो प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं और कैटालिस्ट के सरफेस को ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर एक्टिव साइट जितनी ज्यादा होंगी, समझ सकते हैं कि एक्टिव साइट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ही कैटालिस्ट हमारा पावरफुल होगा। ठीक, और एक्टिव साइट अगर कम होंगी तो कैटालिस्ट उतना ही क्या होगा, वीक होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। अब अगर हम बात करें कि कैटालिस्ट की पावर को अगर इंक्रीज करना है, तो कैटालिस्ट की पावर इंक्रीज कैसे होगी कि हम इसकी जो ये एक्टिव साइट्स है इनको इंक्रीज कर दें, और एक्टिव साइट को अगर इंक्रीज करना हो तो क्या करेंगे, हम लोग कैटालिस्ट के सरफेस को पर क्रैक बनाएंगे। क्रैक का मतलब क्या होता है, जिसे दरार। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस हम लोग यहाँ यूज करते हैं जो कैटालिस्ट के सरफेस पर क्या बना दे, क्रैक बना दे, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर्स। कैटालिटिक प्रोमोटर्स क्या होते हैं, कैटालिस्ट के सरफेस पर क्रैक फॉर्म करेंगे, और क्रैक फॉर्म होने के बाद फ्री वैलेंसीज इंक्रीज हो जाएंगी, एक्टिव सेंटर इंक्रीज हो जाएंगे, और मैक्सिमम द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर, मैक्सिमम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के सरफेस पर मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो केवल ओनली 2 रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा बहुत ही लेस अमाउंट में फॉर्म होता है। लेकिन अगर कैटालिस्ट हम लोग यूज कर देते हैं तो सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड कराने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं वहां पर, और वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो कैटालिटिक प्रोमोटर्स क्या होते हैं, कैटालिटिक प्रोमोटर्स होते हैं सब्सटेंस विच देमसेल्व्स आर नॉट कैटालिस्ट। वो खुद कैटालिस्ट नहीं होते हैं, बट प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट। वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट कर देते हैं। कैटालिस्ट की एक्टिविटी कैसे प्रमोट होती है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की सरफेस पर क्रैक, दरार बनाकर उन पर उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसा कि आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी 12th में, हैबर प्रोसेस है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसमें आयरन एज अ कैटालिस्ट यूज किया जाता है, और आयरन की पावर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ मॉलिब्डेनम यूज करते हैं, और मॉलिब्डेनम यहाँ पर एज अ कैटालिटिक प्रोमोटर फंक्शन करता है। तो मॉलिब्डेनम यहाँ पर क्या है, कैटालिटिक प्रोमोटर। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था कि हैबर प्रोसेस में कैटालिटिक प्रोमोटर का फंक्शन कौन करता है, वो मॉलिब्डेनम करता है, MO। अब इसी तरीके से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कैटालिस्ट की
एक्टिव साइट को इंक्रीज किया और कैटालिस्ट की पावर भी इंक्रीज हो गई। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर हम लोग क्या करना होता है कि कैटालिस्ट की पावर को डिक्रीज करना होता है। जैसे हम लोगों को प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाए या रिएक्शन को थोड़ा सा स्टॉप करना होता है कि फर्दर रिएक्शन ना हो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन। अब कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं, आ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉयज द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट, जो है कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसी वजह से टू एक्सेलरेट द रिएक्शन इज कॉल्ड द पॉइजन या प्रोसेस कॉल्ड पॉइजनिंग। आ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वो एक्सेलरेट नहीं हो पाती है या फिर रिएक्शन हमारी पूरी ही स्टॉप हो जाती है। ठीक है, आपने ये रिएक्शन देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ फंक्शन कैसे करता है कैटालिटिक पॉइजन। पीछे वाले पेज पे चलते हैं फिर से हम लोग, देखिए फिगर पे आपने ये फिगर देखा होगा, ये जो एक्टिव साइट्स होती हैं, इन एक्टिव साइट्स पर कैटालिटिक पॉइजन जो होता है वो रिएक्टेंट से पहले जाकर अटैच हो जाता है, या तो परमानेंटली या तो पार्शियली। इफ पार्शियली अटैच्ड होगा तो रिएक्टेंट को थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनके रिमूव होने का, और इस वजह से रिएक्शन स्लो हो जाती है। इफ पॉइजन परमानेंटली इन एक्टिव साइट्स पर अटैच्ड हो गए तो रिएक्टेंट को क्या होगा, अटैच्ड होने के लिए फ्री वैलेंसी नहीं मिल पाएगी, और फ्री वैलेंसी नहीं मिल पाएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वहां पर वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ये इसका फंक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि हैबर प्रोसेस में अगर हम लोग मोलिब्डेनम की जगह H2S यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन को क्या कर देता है, पॉइजन का फंक्शन करता है और रिएक्शन को स्लो या स्टॉप कर देता है। आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, रोजेनबर्ग रिडक्शन का नाम सुना होगा। रोजेनबर्ग रिडक्शन में हम लोग एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं एसिटल क्लोराइड के साथ में, उसका रिडक्शन कराते हैं, तो उसमें हम लोग जाइरिन के साथ में पीडी और BaSO4 यूज करते हैं। तो पीडी जो होता है पैलेडियम हमारा यूज होता है एज अ कैटालिस्ट, और BaSO4 यूज करते हैं एज अ पॉइजन, जो कि एल्डिहाइड को फर्दर एल्कोहल में रिडक्शन से रोकता है उसको। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कैटालिटिक पॉइजन। क्या करते हैं कैटालिटिक पॉइजन, रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। अब इसी तरीके से ये इतना पूरा कैटालिस्ट का पार्ट था। अब कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकली फंक्शन करते हैं, यानी बायो कैटालिस्ट भी इनको बोला गया है। तो और इनका दूसरा नाम क्या है, जो मेन इनका होता है नॉमेनक्लेचर, वो क्या है, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे प्रोटीन भी हमारा एक तरीके का एंजाइम है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग सेल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं और एनिमल्स में होते हैं। दे कैन कैटालाइज a number of chemical reaction occurring in animals और plants। एनिमल और प्लांट्स में जितनी भी मोस्टली रिएक्शंस होती है सब एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बचपन से भी पढ़ते चले आ रहे हो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का जब इन्वर्जन हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एंजाइम यूज करते हैं। वो एंजाइम कौन सा है, इन्वर्टेज। तो सुक्रोज, जिसको आप लोग शुगर या चीनी भी कहते हैं, तो सुक्रोज को अगर हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज करते हैं उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज कहते हैं। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक पर। ये देखिए एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो पहली चीज तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के में फंक्शन करते हैं। अब हेट्रोजीनियस कैसे बनते हैं, जो एंजाइम हमेशा होते हैं वो हमेशा कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। वाटर के साथ वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि दो फेज का मिक्सचर होता है। जैसे फॉग देखा होगा आपने, स्मोक देखा होगा, तो ये जो होते हैं ये कोलाइडल में आते हैं। तो एंजाइम्स ऑलवेज कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, और कोलाइडल फॉर्म में होने की वजह से ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के टर्म में यूज किए जाते हैं। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो ये हेट्रोजीनियस फंक्शन करते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। फिर से वही बात आ गई कि हर एक रिएक्शन के लिए हम लोगों को
अलग अलग एंजाइम, जैसे कैटालिस्ट हम लोग स्पेसिफिक होते थे वैसे ही एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं, और इनका भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। और कैटालिस्ट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से 35 डिग्री पर लिया गया है, किसी किसी बुक में 40 डिग्री भी लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि देयर एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। अब जैसे हम लोग अभी कैटालिस्ट की बात करें तो कैटालिस्ट में कैटालिस्ट की पावर को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस को हम लोगों ने क्या बोला था, प्रमोटर्स बोला था, ठीक है, प्रमोटर बोला था। और सिमिलरली एंजाइम की पावर को जो सब्सटेंस इंक्रीज करते हैं उन एंजाइम्स को या उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, को एंजाइम्स कहते हैं, आर कॉल्ड को एंजाइम्स। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से वो उनकी जो एफिशिएंसी होती है, उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हाई टेम्परेचर या डायरेक्ट सनलाइट पर ये फंक्शन बहुत ही स्लो कर देते हैं या इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज किया गया है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल पीछे भी दिया था कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में कौन सा एंजाइम यूज किया था, इन्वर्टेज यूज किया गया था। ऐसे ही ग्लूकोज का के लिए हम लोग जाइमीज यूज करते हैं। स्टार्च में माल्ट बनाने के लिए डायस्टेज यूज करते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा विनेगर, तो विनेगर में माइकोडर्मा एसिटी यूज किया जाता है। दही का बनना, कर्ड का बनना, लैक्टिक बैसिलस यूज किया जाता है। तो ये सब अलग अलग है। और ये लास्ट ईयर पूछा गया था जैसे कि क्या सलाइवा, तो इस सलाइवा में ये प्रोटीन आपका ये एंजाइम होता है साइलिन, ठीक है। तो आप ये टेबल लर्न कर लीजिएगा। आगे आते हैं, इसके बाद में कुछ थ्योरीज है कैटालिसिस की, और वो उसमें थ्योरी में दो पार्ट में डिवाइड किया उन थ्योरीज को। एक होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और दूसरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो रिएक्टेंट हम लोगों ने यूज किए हैं और उस रिएक्टेंट के रिएक्ट होने के बाद में एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि एक कैटालिस्ट, एक रिएक्टेंट हमारा ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, और इन दोनों ने रिएक्शन करने के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म किया है और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म में आप ये देखिए कि कोई वन ऑफ द रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट होता है वो कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करके पहले इंटरमीडिएट बनाएगा। जैसे सी कैटालिस्ट आपने मान लिया, तो ए और कैटालिस्ट सी दोनों मिलकर एक इंटरमीडिएट AC बनाएंगे, और इसी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की वजह से इस थ्योरी का नाम पड़ा है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब ये इंटरमीडिएट सेकेंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और कैटालिस्ट जितना यूज किया था स्टार्टिंग में वो रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में नीचे दिया गया है। ये रिएक्शन आप पहले भी देख चुके हैं, पीछे थी 2SO2 O2 और NO मिलकर क्या बनाया है 2SO3। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब प्रोसीड कैसे होती है, सबसे पहले देखिए कैटालिस्ट NO है, इन दोनों रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया और एक इंटरमीडिएट बनाया NO2। अब ये NO2 सेकेंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म किया और जितना NO यूज किया गया था उतना NO फिर से निकल गया। यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने कैरेक्टरिस्टिक में भी आपको बताया था कि इनका फॉर्मूला और इनका मास वो कैसा होता है, अनचेंज्ड होता है। चलिए सेकंड थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी एक तरीके से एडजॉर्प्शन फिनोमेना है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, हम लोग सरफेस की बात करते हैं और ये जो पूरे टॉपिक्स भी है सरफेस केमिस्ट्री के में आते हैं। तो सरफेस की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है कि कैटालिस्ट आप होगा, कैटालिस्ट क्या प्रोवाइड करा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, कैटालिस्ट प्रोवाइड करा था सरफेस। तो उन सरफेस पे पहले क्या होता है, एडजॉर्प्शन होगा, रिएक्टेंट वहां जाकर एड्सॉर्ब होगा। एड्सॉर्ब होने के बाद में वहां पर वो दोनों रिएक्ट करेंगे और एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। रिएक्शन करने के बाद में वहां पर क्या बनाएंगे, एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद में अभी भी जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद में लेकिन अभी उसने सरफेस जो कैटालिस्ट के सरफेस को अभी छोड़ा नहीं है, तो लास्ट स्टेप क्या होता है, वो डिसॉर्प्शन होता है। वहां पर क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो कैटालिस्ट सरफेस को रिमूव कर देता है, तो कैटालिस्ट अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए ये इस
इतना टॉपिक ये इसमें हो गया कंप्लीट। अब ये कुछ प्रोसेसेस हैं और उसमें यूज होने वाले कैटालिस्ट हैं, आप इनको देख लीजिएगा। आपने पढ़े भी होंगे, ये लास्ट ईयर के 12th में या 11th में 10th में बहुत यूजफुल चीज है। ठीक है।